हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, राम राम राम। स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज जो हम समझने वाले हैं वो टॉपिक का नाम क्या है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में भी वो सारा सेगमेंट जो बच गया था वो हमारा है कि मेजर फूड क्रॉप्स वाला जो टॉपिक था वो हमारा छूटा हुआ था, यानी मेजर फूड क्रॉप्स, इसकी हम बात करें, यानी मुख्य खाद्यान्न फसलें। तो यहां पर चर्चा हम किसके बारे में करेंगे? मुख्य खाद्यान्न फसलें के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? मुख्य खाद्यान्न फसलें के बारे में, यानी वैसा क्रॉप्स जो कि क्या है? प्रमुख है। किस लिए है? खाने के लिए। मेजर फूड क्रॉप्स की बात करेंगे। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आज का क्या है कि आज हमारा देश इंडिया, यानी वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री में लिस्ट में अगर जो चीन को हम लोग जो है कि पछाड़ चुके हैं। तो क्या है कि अगर जो बोला जाए मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे पहले देखिए कि हमारा जो इंडिया है, इस भारत का या फिर और देशों का बोले तो क्या हो रहा है? हर एक कंट्री का कहीं ना कहीं देखें तो उसका पॉपुलेशन क्या हो रहा है? ग्रोइंग कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, देखिए, तो बढ़ती हुई जनसंख्या की जो है कि रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है। अब उसकी रिक्वायरमेंट, बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतें एवं उसके डिमांड को पूरा करने के लिए क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? यानी ये वेराइटी ऑफ क्रॉप्स का क्या कर रहे हैं? यानी प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसी कारण से हम जो है क्या कर रहे हैं? वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आज जो है कि उगा रहे हैं। वेराइटी ऑफ क्रॉप्स यानी फसल के अलग अलग वेराइटी उगा रहे हैं। फसल के अलग अलग जो है कि हम लोग आज किस्म के उपजा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के फसल उगाए जा रहे हैं। तो किस लिए? तो ग्रोइंग पॉपुलेशन को, वेराइटी को जो है कि क्या करने के लिए? यानी पूर्ति करने के लिए। आजकल जो मार्केट में है, हम लोग जो बीज डालते हैं वो क्या रहता है? HY, यानी हाई यील्डिंग वेराइटी जैसा है, HYV रहता है। यानी ये क्या है? HYV ये है हाई यील्डिंग वेराइटीज है। क्या है? हाई, एकदम हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटीज है, यानी उच्च उपज देने वाली किस्म की जो बीज है। क्या है? उच्च उपज देने वाले किस्म। आजकल यही चल रहा है मार्केट में, यानी हम लोग हर एक साल जो है कि अलग अलग प्रकार के बीज उगा रहे हैं और उसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि हमारे खाद्यान्न जो है कि बढ़ सके। बढ़ती हुई जनसंख्या, खाद्यान्न। तो सबसे पहले बताइए कि पहले जो इंडिया में थी, तो पहले भारत में क्या किया जाता था? ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता था। क्या किया जाता था? ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता था, यानी बिना किसी भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किए ही क्या किया जाता था? कृषि का, यानी फसल का उत्पादन किया जाता था। जिससे होता क्या था? यानी फसल जो होती थी, यानी कम तो होती थी, लेकिन जो भी होता था वो न्यूट्रिटिव बहुत ही होती थी, पोषक तत्व वाले भोजन होते थे, और उससे खाने से लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप्ड होती थी। लेकिन आज जो हम लोग खा रहे हैं, ये हाई यील्डिंग वेराइटीज वाला जो खा रहे हैं, इसमें वो पावर पहले वाला नहीं है। तो हम जो है क्या कर रहे हैं? यानी जैसे कि क्या आया कि हरित क्रांति आया। हरित क्रांति, या फिर आप जानते होंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। क्या आया? हमारे देश में आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो प्रश्न ये पूछ देता है कि आखिर जो हरित क्रांति है, ये हरित क्रांति का संबंध किस से है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है ये फूड क्रॉप्स के बढ़ोतरी से है, यानी खाद्यान्न फसलों में जो है कि क्या हुई?
एक बहुत ही उपज जो बढ़ी, इसी को नाम दिया गया हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। आप लोग नाम सुने हुए जो विश्व में यानी ग्रीन रेवोल्यूशन को जो फादर हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, जिसका नाम क्या है कि नॉर्मन बोरलॉग है। क्या है? नॉर्मन बोरलॉग जो है कि विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं। लेकिन वहीं अगर जो हम अपने भारत में, इंडिया में बात करें तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं वो एमएस स्वामीनाथन बोले जाते हैं। कौन बोले जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया अगर जो प्रश्न आए तो आप लोग ये बोलिएगा कि एमएस स्वामीनाथन होगा। कौन होगा? एमएस स्वामी NATHAN नाथन होगा। तो ये एमएस समझिएगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कि शॉर्ट फॉर्म ही बताकर निकल जाते हैं। यहाँ पर यम यस का मतलब क्या हुआ? देखिए यम का मतलब हुआ मन कोम्बो। क्या हुआ? मन कोम्बो। मन कोम्बो यानी मन कोम्बो उनका नाम था। और यस से जो उसका नाम हुआ, यस से क्या नाम हुआ? तो शंभ शिवन हुआ। क्या हुआ? शंभ शिवन। तो उनका पूरा नाम यही था एमएस स्वामीनाथन का, मन कोम्बो शंभ शिवन स्वामीनाथन, जिनको क्या बोला जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। जैसे पूछ देता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। उसी तरह से श्वेत रिवोल्यूशन जो है कि व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से है, दूध की उत्पादन में बढ़ोतरी से है। और जो है बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशन हुए जैसे कि रेड रिवोल्यूशन, लाल क्रांति जो है कि प्रोडक्शन ऑफ मीट के उत्पादन से जो है कि संबंधित है। तो ये सारे जानकारी है जो अभी हम समझे। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू जो है कि तो हमारा जो पॉइंट था वो एक्चुअल में समझना क्या था, यानी वो समझना था मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में। प्रमुख खाद्यान्न की फसलें यानी हमारे जो इंडिया में है वो कौन कौन सी है। जैसे कि सबसे पहला जो आ जाता है चावल आ जाता है उसके बाद आ जाता है व्हीट आ जाता है, गेहूं आ जाता है। चावल, गेहूं, फिर मिलेट बाजरा आ जाएगा, फिर माइज आएगा, मक्का आएगा। उसके बाद जो है कि बहुत सारे जूट आ जाएंगे, कॉटन आ जाएंगे। ये सारे जो है क्या है, यानी जूट कॉटन तो हालांकि वो लोग मतलब कि कॉमर्शियल क्रॉप्स है, वो मतलब खाद्यान्न फसल नहीं है। तो एनसीईआरटी क्लास 8 के जो भी दिया हुआ है पॉइंट, उस पॉइंट को टच करके हम चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही मतलब कि छोड़ कर चलेंगे। उस पॉइंट जो भी रहेगा उसको पूरी तरह से टच करके चलेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा बुक रख लेते हैं हेल्प के लिए और उसके बाद पॉइंट टच करेंगे। तो ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। बस वही बात लिखे थे कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी को यानी खाद्यान्न पूर्ति करने के लिए क्या है, हम जो है कि विभिन्न प्रकार की, विभिन्न किस्म की फसल आज क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। क्रॉप्स सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखिए अब जैसे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है, उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जो एग्रो बेस्ड है। कैसा बेस है? एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब हुआ कृषि आधारित उद्योग है। यानी वो जो इंडस्ट्री है, वो उद्योग या कल कारखाना जो है वो कृषि आधारित कच्चे माल से बनता है। जैसे कि आप ले लीजिए मिल्क, ये वाला ले लीजिए, शुगर इंडस्ट्री ले लीजिए, चीनी उद्योग ले लीजिए, क्या है तो कहीं ना कहीं बात करें शुगर इंडस्ट्री क्या है, एक तरह से एग्रो बेस्ड, एग्रीकल्चर पर आधारित है। क्योंकि एग्रीकल्चर से जब तक यानी शुगर केन नहीं आएगा, गन्ना नहीं आएगा, तो फिर ये शुगर कैसे बना पाएगा। तो एग्रीकल्चर बेस्ड है। उसी जो है यानी ये कॉटन टेक्सटाइल या फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोले, ये सारे क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो क्रॉप्स कहीं ना कहीं क्या करता है, इन उद्योगों को जो है कि एक रॉ मटेरियल प्राप्त करता है, एक कच्चा माल देता है, ठीक ना। तो भारत, हम लोग का जो मुख्य रूप से मेजर फूड क्रॉप्स है वो व्हीट है, राइस है, माइज है, मिलेट है। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। जैसे कि बात करें कि फूड क्रॉप्स की बात करें कि फूड क्रॉप्स में जो हम लोगों का मुख्य रूप से जो आता है वो कौन कौन सा आता है। तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि राइस आ जाता है, फिर व्हीट गेहूं आ जाता है,
उसके बाद क्या आ जाता है, मिलेट आ जाता है, बाजरा, उसके बाद क्या आ जाता है, माइज आ जाता है। ये हमारा जो है कि खाद्यान्न फसल है। उसके बाद है कि हमारे पास जो है कि फाइबर क्रॉप्स भी कुछ है। क्या है, फाइबर क्रॉप्स है। तो फाइबर क्रॉप्स जिससे हमको रेशा प्राप्त होता है, जैसे जूट क्या है, जूट जिसको पटसन हिंदी में बोलते हैं, ये क्या है, ये भी एक क्या है, यानी एक फाइबर क्रॉप्स है। उसी तरह से ये कॉटन बोले, कॉटन, कपास, क्या है, कॉटन, कपास, सूती जो बोलते हैं, कभी इसको क्या है, रेशम लिखिए या सूती लिखिए, ठीक ना, ये ऐसे नहीं, रेशम नहीं, सूती लिखिए, कॉटन जो है ये सारे हमारे पास क्या है कि फाइबर क्रॉप्स है, ठीक ना, जूट, कॉटन, ये सब जो है फाइबर क्रॉप्स है। कुछ हमारे पास जो है कि बिवरेज भी आते हैं। बिवरेज, बिवरेज क्या है कि पेय पदार्थ है, यानी पीने योग्य पदार्थ को बिवरेज बोला जाता है। तो पी पदार्थ में हम मुख्य रूप से जो आता है टी एंड कॉफी आता है। क्या आता है, टी एंड कॉफी जो है कि मुख्य प्रकार से बिवरेज पदार्थों में आता है, टी एंड कॉफी। तो यही सब जो है कि 3 प्रकार के जो क्रॉप्स हैं, इन्हीं तीनों को जो है कि डिटेल्स में एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। डिटेल्स में इसका कहीं ना कहीं अध्ययन करने वाले हैं, एनसीईआरटी से आधारित है। तो मिटाते हैं इसको, ध्यान से आप लोग बने रहिए। तो जैसे सबसे पहला जो हमारा आता है वो क्या है, राइस है, चावल है, चावल। तो ये जो चावल है, ये जो क्या है, ये प्रमुख फसल है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ये क्या है कि राइस इज ए मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। राइस को बोला जाता है कि इट इज द मेजर फूड क्रॉप्स, मेजर फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी संसार का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो चावल ही है। चावल के बारे में और क्या दिया है कि इट इज ए स्टेबल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इसके बारे में ये बताया गया है कि ये जो है इट इज ए स्टेबल डाइट। ये जो है क्या है बाबू, एक प्रकार से स्टेबल डाइट बन जाता है, यानी एक प्रकार से क्या बन जाता है, यानी एक प्रकार से प्रमुख आहार बन जाता है। प्रमुख आहार किस किस के लिए एक प्रमुख आहार बन जाता है, इट इज ए स्टेबल डाइट फॉर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। किसके लिए, ऑफ द ट्रॉपिकल, ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। कौन रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। आप लोग जो है कि ध्यान से समझिएगा, समझते होंगे कि ट्रॉपिकल रीजन क्या है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, कि जैसे जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री के जो बीच का क्षेत्र होता है, एकदम वो टेम्परेट जोन वाला इलाका में, उसके वाला जो है कि ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय इलाका, उष्णकटिबंधीय, और ये जो है उपोष्ण कटिबंधीय। कौन कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय इलाका। तो इन सब इलाका में जो है कि चावल जो है कि एक स्टेबल डाइट है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का इलाका जो है कि ये चावल के उत्पादन के लिए, चावल के लिए स्टेबल डाइट है। इट नीड्स हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल। ध्यान दीजिए, इसको चाहिए क्या, तो इट नीड्स हाई टेम्परेचर। इसको क्या चाहिए, एक उच्च वर्षा चाहिए। क्या चाहिए, उच्च तापमान चाहिए। उच्च तापमान जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पर हाई क्या होगा, हाई रेनफॉल होगा। हाई रेनफॉल चाहिए एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। क्या चाहिए इसको, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी आर्द्रता जो है, यानी खेतों में जो है कि नमी बना रहना चाहिए, खेत सूखना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के यानी मिट्टी में पाया जाएगा। ये जो है कि बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है, यानी इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। यानी एलुवियल क्ले सॉइल होता है,
यानी इट ग्रोज वेस्ट इन, देखो इट ग्रोज वेस्ट इन एलोवियल क्लेई सॉइल, यानी जलोढ़ चिकनी मिट्टी जो है, जलोढ़ चिकनी मृदा में जो है कि एक अच्छी तरह से ग्रो करती है। तो कारण क्या है कि जलोढ़ क्लेई सॉइल में, क्योंकि वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी ज्यादा है, यानी जल की धारण क्षमता जो है इसमें ज्यादा है, जल जो है कि इसमें ज्यादा देर तक ले जो है कि स्टे करती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना लेट्स द प्रोडक्शन ऑफ राइस, बात करें कि जो यानी कि अग्रणीय उत्पादक राज्य, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस अगर जो बोला जाए तो चाइना का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? चाइना का नाम है। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। संसार में चावल का सबसे यानी अग्रणीय उत्पादक देश की बात करें तो वो चाइना है। चाइना के बाद जो है कि हमारा देश आता है। चाइना के बाद क्या आता है? यानी चाइना के बाद हमारा देश आएगा, इंडिया आ जाएगा चाइना के बाद, ठीक ना, इंडिया आ जाएगा। उसके बाद बहुत सारे देश आएंगे, जैसे जापान तीसरा नंबर पर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बात करें तो श्रीलंका भी जो है कि यहाँ पर आ जाता है। क्या आ जाता है? श्रीलंका भी इसमें आ जाता है। इसके अलावा एक देश जो है इजिप्ट यानी मिस्र जो है, जिसकी राजधानी काहिरा है, ये भी जो है कि चावल उत्पादन में के लिस्ट में आ जाता है। पहले नंबर पर चीन, फिर इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, ये सारे चीज याद रखिएगा। अगला जो फूड है वो कौन सा है? व्हीट है, गेहूं है। तो इसको क्लियर करते हैं थोड़ा। जैसा कि गेहूं के बारे में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे क्या है? व्हीट है, WHEAT, गेहूं। ये सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। गेहूं का भी अग्रणी उत्पादक देश जो है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है, लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री है गेहूं का। बात करें गेहूं जो है मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। देखिए अब जब गेहूं जो है कि ग्रोइंग सीजन है, इसका वर्धन काल है, क्या है? यानी जब अब ये वृद्धि ही कर रहा है, तो ग्रोइंग सीजन में यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल थोड़ी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, मॉडरेट टेम्परेचर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक सम जलवायु यानी सम तापमान होना चाहिए, एंड रेनफॉल भी थोड़ी जरूरत होनी चाहिए वर्धन काल के दौरान, ठीक ना। वही बात करें कि हार्वेस्टिंग टाइम में क्या होना चाहिए? हाँ, हार्वेस्टिंग टाइम में ब्राइट सनशाइन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। यानी हार्वेस्टिंग टाइम में, इसकी कटाई के समय में जो है कि हार्वेस्टिंग टाइम में बात करें तो हार्वेस्टिंग टाइम में क्या होनी चाहिए? कटाई के समय जो है कि ब्राइट सनशाइन होनी जरूरी है। क्या होती है? ब्राइट सनशाइन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ब्राइट सनशाइन यानी तीव्र रोशनी रहेगी तभी तो यानी उसकी यानी जो स्टेम होगा पत्तियों या फिर गेहूं जो है कि पक पाएगी, ठीक ना। तो ये जरूरी है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, यानी इसकी उपज अच्छा होता है, इसका जो है कि थ्राइव जो है कि बेस्ट होता है। इट थ्राइव बेस्ट इन किस प्रकार की मिट्टी का यहाँ पर नाम दिया गया है? तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। देखिए वेल DRAINED, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। देखिए अब क्या है कि वेल ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, यानी सुअपवाहित, कौन सा? सुअपवाहित यानी दोमट मृदा। कौन? दोमट मृदा। ध्यान दीजिए, दोमट मृदा जो होता है ना, एक प्रकार का क्या होता है कि यानी एक
रेतीले होता है, यानी रेत के बड़े बड़े कण होते हैं, उसमें सिल्ट गाद भी होते हैं छोटे छोटे। इसके अलावा क्या होते हैं, इसमें कलई मिट्टी भी होता है। तो ये सब जो है कि बहुत ही उपजाऊ एक तरह से मिट्टी माना जाता है। और बेल्ड ड्रेन होना चाहिए, यानी जल निकास की जो प्रणाली होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए इसमें, ठीक ना। तो व्हीट आर ग्रो एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इट ग्रोज इन विंटर सीजन, ठीक है ना। इट इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। भारत में जो है कि विंटर सीजन में। तो अग्रणीय प्रोड्यूसर में चाइना आ गया। उसके बाद बात करें तो अमेरिका आ जाता है। गेहूं के उत्पादन में अगर जो बात करें तो अमेरिका के बाद जो है कि कनाडा आता है। कौन देश आता है, अमेरिका के बाद कनाडा आ जाता है। कनाडा के बाद बात करें तो अर्जेंटीना का देखिए नाम दिया गया है। अर्जेंटीना के बाद में देखिए यहाँ पर रसिया दिया गया है। तो ये सारे देश जो है कि क्या है, एकदम लीडिंग प्रोड्यूसर है सब, यानी व्हीट के उत्पादन में। लीडिंग तो सबसे पहले चाइना सबसे ज्यादा, फिर जो है ये सारे देश का नाम आता है, ठीक ना। यूक्रेन आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, उसके बाद इंडिया आता है, ठीक है ना। तो ये है गेहूं के बारे में। अगला जो टॉपिक हमारा समझेंगे मिलेट यानी बाजरा के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि बाजरा को कोर्स क्रॉप्स बोला जाता है, मोटी अनाज बोला जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहला जो यानी अगला जो है वो क्या है, मिलेट्स है, या MILLETS मिलेट्स। और मिलेट्स का मतलब क्या होता है, बाजरा होता है। तो बाजरा जो है कि दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन। इट इज एल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन बोला जाता है। कौन सा ग्रेन बोला जाता है, इसको मोटा अनाज बोला जाता है। किसको, यानी मिलेट को, बाजरा को जो है मोटा अनाज बोला जाता है। ये जो है मुख्य रूप से चारों में गाय जानवरों जो रुमिनेंट्स होते हैं इसको चारा के रूप में, फोडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए तो कोर्स ग्रेन बोला जाता है मिलेट को। इट कैन बी ग्रोन इन लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल। देखिए बाबू, इसको जो हम ग्रो कर सकते हैं तो इट कैन बी ग्रोन इन लेस फर्टाइल सॉइल। बहुत कम उपजाऊ मिट्टी अगर जो है तो वहां भी जो है कि इसको हम लोग उगा सकते हैं। और सैंडी सॉइल अगर जो आ गया, बालुई मृदा है कहीं कहीं पर, तो वहां भी जो है कि इसकी उपज की जा सकती है। इसे ज्यादा उपजाऊ भूमि नहीं चाहिए। हार्डी क्रॉप्स है डेट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। देखिए ये चूंकि क्या है कि हार्डी क्रॉप्स है, इट इज ए हार्डी क्रॉप्स। ये क्या है कि हार्डी क्रॉप्स है, और जो है कि इसको कैसे चाहिए, इसको जो चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, लो रेनफॉल। रेनफॉल ज्यादा नहीं चाहिए, लो रेनफॉल ही रहेगा तो ये हो जाएगा। और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, यानी ज्यादा हाई टू क्या चाहिए, मॉडरेट चाहिए टेम्परेचर। कैसा चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर इसको चाहिए, ठीक ना। यानी उच्च से लेकर यानी सम तापमान तक ले चाहिए। और जो है कि एडेक्वेट अमाउंट में, एक पर्याप्त मात्रा में क्या है, एक पर्याप्त मात्रा में, एडेक्वेट अमाउंट में इसको रेनफॉल भी क्या करे, यानी मिलते रहे पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा नहीं। ज्वार बाजरा रागी आर ग्रोन इन इंडिया। भारत में ज्वार बाजरा रागी का उत्पादन किया जाता है। हाँ, नाइजीरिया हो गया, चाइना हो गया, निजर हो गया, ये सब जो है अदर देश है जो कि इसका उत्पादन करता है। अगला जो टॉपिक है वो है माइज। क्या है, अगला टॉपिक है माइज है। आप जानते होंगे मकई में क्या, मक्का जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, मकई बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुट्टा भी कहीं कहीं पर बोल दिया जाता है। तो समझेंगे कि आखिर मकई कहां पर जो है कि बेस्ट तरीके से होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा कि माइज रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। यानी इसको चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर लेकिन रेनफॉल चाहिए ज्यादा, ठीक है ना। यानी मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, रेनफॉल रहेगा, सनशाइन ज्यादा चाहिए। यानी इसको जो चाहिए इट नीड्स, इसको जो जरूरत होता है इट नीड्स मॉडरेट, क्या चाहिए, यानी न ज्यादा न कम तापमान चाहिए, और मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, और रेनफॉल भी इसको क्या मिले, मॉडरेट से मिले, ज्यादा नहीं मिले।
इसके अलावा जो है कि लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए। इट नीड्स लॉट ऑफ सनशाइन। क्या है? लॉट ऑफ सनशाइन। बिल्कुल, यानी सूर्य की जो यानी किरणें हैं वो बहुत तीव्र होनी चाहिए ऐसे फसल के उत्पादन के लिए, ठीक ना। इट नीड्स बेल्ड ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। इसको कैसा चाहिए? बेल्ड ड्रेन्ड यानी फर्टाइल सॉइल। ये जो है कि एकदम फर्टाइल सॉइल ही चाहिए, लेकिन जल निकास की प्रणाली बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, यानी सुअपवाहित उपजाऊ मृदा चाहिए, ठीक ना। इट ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक एंड एलोवियल सॉइल। अगर जो आप इसका प्रोडक्शन बेस्ट चाहते हैं, एक अच्छी उपज हो, इसके लिए आप काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी ALUVIAL आप जो है कि एलोवियल सॉइल का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं इसकी उपज को बेहतर करने के लिए। बात करें कि माइज जो है नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में उगाया जाता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, माइज को ही कॉर्न बोला जाता है। ये अलग अलग प्रकार के जो है कि रंगीन किस्म में भी आ जाता है माइक में, ठीक ना, यानी संसार में अलग अलग किस्म में और रंगीन में पाया जाता है। अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है क्या? अब जो है कि ये फूड क्रॉप्स खत्म कर लिए, अब जो है समझेंगे कौन? फाइबर क्रॉप्स। कौन क्रॉप समझेंगे? फाइबर क्रॉप्स। कौन क्रॉप्स? फाइबर क्रॉप्स, यानी वैसा फसल जिससे हमको रेशा प्राप्त होता है उसको रेशेदार फसल बोलते हैं। रेशेदार फसल में सबसे पहला आ जाता है कॉटन आ जाता है। क्या आ जाता है? कॉटन, सूती। क्या? सूती। कॉटन, इसी को तो कपास बोलते हैं, ठीक है ना, कपास। ध्यान दीजिए, कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डेज। ध्यान दीजिए 210। सबसे पहले कॉटन को क्या चाहिए? इट नीड्स हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हाई चाहिए, लेकिन इसको जो रेनफॉल है लाइट रेनफॉल चाहिए, हल्का वर्षा चाहिए, ज्यादा इसको वर्षा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? लाइट रेनफॉल होनी चाहिए, इसको ज्यादा वर्षा इसको जरूरत नहीं है। उसको क्या है कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, और क्या चाहिए? 210 फ्रॉस्ट फ्री डे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी पाला रहित 210 दिन कम से कम, यही तो लिखा हुआ है ना। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कम से कम जो है कि 210 दिन, यानी पाला नहीं मारना चाहिए। पाला जो पड़ता है, यानी जो बर्फ की जो यानी पिघली पिघली जो पत्तियों पर जम जाती है, वो नहीं होना चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री चाहिए। कैसा चाहिए? फ्रॉस्ट फ्री चाहिए। ब्राइट सनलाइट फॉर इट्स ग्रोथ, और इसके ग्रोथ के क्या चाहिए? ब्राइट सनलाइट भी चाहिए। ब्राइट सनलाइट भी चाहिए। ब्राइट सनलाइट भी चाहिए, ठीक ना। तो ये सारे जो है कि कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, ये जरूरी है। कॉटन के ग्रोथ के लिए सारे कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट ग्रोज बेस्ट, कॉटन की बात करें तो बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलोवियल सॉइल। इसमें भी वही बात है कि कॉटन में क्या है कि जो क्या हुआ, बेस्ट ग्रो करेगा ब्लैक एंड एलोवियल सॉइल में। काली और जलोढ़ मिट्टी जो है कि एलोवियल सॉइल उसमें करेगा। चाइना, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ये सब जो देश है लीडिंग अग्रणी उत्पादक देश है। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये जो बन जाता है, ये क्या बन जाता है? इट बिकम एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये पॉइंट भी बहुत ही जरूरी है कि इट बिकम्स द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी सूती वस्त्र उद्योगों के लिए एक कच्चा माल की तरह एक महत्वपूर्ण कच्चा जो है कि माल का मतलब कि बन जाता है। ये सारे देश करता है। तो अगला जो है वो जूट के बारे में समझेंगे।
तो आप लोग, हम समझ रहे होंगे कि आप लोग थोड़ा मेहनत करके समझ रहे होंगे। जूट के बारे में समझते हैं तो ध्यान दीजिए, जूट जो है कि इसको पटसन भी बोला जाता है, एक रेशेदार फसल होता है, ठीक ना। इससे जो है कि रस्सियां बनाई जाती है, बहुत सारे जूट के बोरे बनाए जाते हैं। तो जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इसका एक नाम दिया गया है। इसको जो है कि गोल्डन फाइबर बोला जाता है, इसको सुनहरा रेशा बोला जाता है। कारण क्या है? क्योंकि सुनहरे रंग का दिखता भी है और बहुत ही कॉस्टली बिकता है, तो सुनहरा रेशा बोल दिया। इट ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल, रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट। ये जो है ज्यादातर एलुवियल सॉइल में ग्रो करेंगे। कौन सॉइल में करेंगे? एलुवियल सॉइल, मतलब जलोढ़ मिट्टी चाहिए। तापमान के यहां पर बात किया गया है तो हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर जो होना चाहिए इसके लिए हाई होना चाहिए। रेनफॉल जो होना चाहिए, हेवी रेनफॉल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हेवी रेनफॉल होना चाहिए। और ह्यूमिड होना चाहिए क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए? ह्यूमिड, यानी आर्द्र जलवायु। तो अगर जो ये सारे जो जलवायु कंडीशन है तो फिर जो है कि बेस्ट प्रकार से जो है जूट के ग्रोथ होने में कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक ना। दिस क्रॉप्स ग्रोथ इन ट्रॉपिकल एरिया, ये ज्यादातर उष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र है वहीं पर उगाया जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर की अगर जो बात करें तो इंडिया एंड द बांग्लादेश जो है अग्रणी उत्पादक है जूट में। तो लीडिंग प्रोड्यूसर का यहाँ पर नाम आया है कि बताइए कि आप लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर या फिर अग्रणी उत्पादक जो यानी देश है उसमें इंडिया आता है, और इंडिया एंड बांग्लादेश का नाम भी आता है, ठीक ना। बांग्लादेश का नाम भी इसमें आता है, इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश बस यही था। अगला जो अब हम लोग आएंगे वो आएंगे बिवरेज क्रॉप्स में। बिवरेज में कहाँ आएंगे? पेय पदार्थों पर चर्चा कर देंगे। BEVERAGE, बिवरेज मतलब पेय पदार्थ। तो हम लोग पेय पदार्थों पर जो है चर्चा करते हैं कि क्या है पेय पदार्थ। इंपॉर्टेंट बिवरेज वही है, टी एंड कॉफी है। तो यही दोनों के बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहला जो है कि कॉफी है, फुडवली, ये कॉफी है। तो कॉफी रिक्वायर्ड वार्म एंड वेट क्लाइमेट, इसको कैसा चाहिए? गर्म होना चाहिए। वार्म एंड वेट क्लाइमेट होना चाहिए। कैसा क्लाइमेट? यानी वार्म तो होना चाहिए, इसके अलावा नम जलवायु चाहिए, गर्म और नम जलवायु चाहिए। और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल अगर जो है, इट ग्रोज बेस्ट इन वेल्ड ड्रेन्ड लोमी सॉइल। लोमी सॉइल वही चिकनी मिट्टी और रेत और गाद से मिला होता है। तो वो सुअपवाहित यानी जल निकास प्रणाली जो होगा लोमी सॉइल में बेस्ट है, तो आप कॉफी वहां अच्छी तरह से उत्पादन कर सकते हैं। इसके ग्रोथ के लिए जो बेस्ट सुटेबल है वो कैसा एरिया है? स्लॉपी हिल्स जो है, यानी थोड़ा अगर जो क्या मिल जाए, हिल के स्लॉप्स मिल जाए, हिल स्लॉप्स यानी ताकि पानी यानी पहाड़ की जो ढलानों पर पानी रुक ना पाए, तो उसके लिए जो है कि बेस्ट होगा। लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो सबसे पहले ब्राजील है। सबसे पहले अगर जो आए कि लीडिंग प्रोड्यूसर के नाम 1 नंबर पर कौन सा है, तो वो ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील देश आता है। उसके बाद बात करें कि अगर जो 2nd नंबर पर पोजीशन पर कोई आता है तो कोलंबिया आता है। कौन आता है? कोलंबिया आता है। और फिर 3rd पोजीशन पर अपना देश, इसके उत्पादन में इंडिया जो है 3रा नंबर पर आता है कॉफी उत्पादन में। तो अगला जो है कि टी के बारे में समझेंगे कि टी का जो है कि एक टी भी आप लोग जो इंडिया में जो है कि एक बहुत ही फेमस जो चाय है, एक इम्पोर्टेंट बिवरेज है, एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। तो टी जो है कि बिवरेज क्रॉप्स फॉर ग्रोन वन प्लांटेशन, ये एक प्रकार के जो है कि बागानी पेय प्लांट है। क्या है? बागानी है। इसकी उत्पादन जो है कि प्लांटेशन में किया जाता है, यानी इसको जो है चाय के बागान होते हैं। क्या होते हैं? चाय के बागान। तो ये पेय पदार्थ है लेकिन बागानी फसल है। इसको कूल क्लाइमेट चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड
हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीफ। देखिए होता क्या है कि इसको चाहिए कुल क्लाइमेट, क्लाइमेट तो इसको कुल चाहिए, यानी ठंडी जलवायु चाहिए, और लेकिन इसमें क्या चाहिए कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल होना चाहिए, यानी उच्च वर्षा तो होनी चाहिए लेकिन समवितरित होनी चाहिए, यानी हर एक जगह समान रूप से वर्षा होनी चाहिए, ठीक ना। थ्रू आउट द ईयर फॉर ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स। देखिए जैसे चाय की जो होती है वो क्या होती है, पत्ती होती है, तो चाय की जो कोमल पत्ती होती है यानी टेंडर लिप्स जो होते हैं, ठीक ना, यानी चाय की जो कोमल पत्ती होती है, चाय की कोमल पत्ती, इसको थ्रो आउट दे यानी सालों भर क्या चाहिए, यानी वर्षा चाहिए। तो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड यानी हाई रेनफॉल चाहिए। कैसा वर्षा चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड क्या चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, यानी समवितरित उच्च वर्षा वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समवितरित उच्च वर्षा जो है कि इस क्षेत्र में बहुत ही जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना। आगे जो है कि इस तरह से दिया गया है कि इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप। इसमें जो है कि चाय के लिए ढाल उतना ज्यादा तीव्र नहीं होना चाहिए, थोड़ा जेंटल स्लोप होना चाहिए, कम ढलावनुमा क्षेत्र होना चाहिए, ठीक ना, तो ही वहां पर ग्रो कर लेगा। यही वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, वही जो है कि वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, इसमें भी बहुत जरूरी है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, यानी सुअपवाहित दोमट मृदा जो है कि चाय के लिए उपजाऊ है। इंपॉर्टेंट चीज चाहिए कि चाय की पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए इसमें लेबर जो है कि लार्ज नंबर में चाहिए, एक बहुत ही बड़ी संख्या में हमको लेबर की जरूरत होता है, ठीक ना। हाँ, जैसे केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूसर बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी। संसार में अच्छी किस्म की अगर जो चाय आती है तो केन्या में आती है, भारत, चीना, श्रीलंका ये सारे जो है कि है। अगला एक टॉपिक इसमें छूट जाता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कृषि में विकास जो है कि कैसे होता है, और जो है कि हम समझेंगे भारत में कृषि और अमेरिका में कृषि का जो क्षेत्र है इसका थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। एक वीडियो और छोटा सा आएगा और इस चैप्टर जो है कि फिर फुक मंत्र हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। और कहीं पर अगर जो हमको डिमेरिट हमें लगता है कि यहाँ गलती आपको फास्ट स्लो या फिर किसी गलत है तो वो आप कमेंट में बताइए कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।